हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्मी हॉरर। आज हम देखेंगे महल फिल्म का शॉर्ट वर्जन। यह फिल्म 1949 में आई थी। फिल्म में एक वकील हरिशंकर एक रात इस वीरान महल में आता है जो उसके पिता जज ने एक सरकारी नीलामी में खरीदा है। इस महल का माली हरिशंकर को बताता है कि 40-50 साल पहले एक आदमी ये महल बनवाने जमुना नदी पार करके रात में कहीं से आता और सुबह होने से पहले ही चला जाता। जब ये महल पूरा बन गया तो उसके साथ एक खूबसूरत औरत कामनी आई और महल में रहने लगी। वो आदमी रोज आधी रात नदी पार करके कामनी के पास आता और सुबह चला जाता। लेकिन एक बरसात की रात में वो नदी पार करते हुए एक भंवर में फंसकर डूब गया। लेकिन डूबते डूबते नदी की मौजों से एक आखिरी पैगाम आया कि गम न करना कामनी, मैं फिर आऊंगा। कामनी इस वादे पर जमुना की मौजों में अपना सुख और चैन ढूंढती फिरती रही। आखिर एक रात वो खुद भी किसी भंवर में फंसकर डूब गई। मेरे लिए और कोई सेवा सरकार? जॉर्ज टाउन जानते हो? वहाँ कहाँ जाना होगा? बैरिस्टर श्रीनाथ के यहाँ। उनसे कहना है कि उनके दोस्त कानपुर से आ गए। बहुत अच्छा सरकार। दीवार से घिरी तस्वीर को देखकर हरिशंकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल तस्वीर से एकदम मिलती है। उसे लगता है कि यह उसका पुनर्जन्म है। आएगा, आएगा आने वाला। ये गाना बहुत हिट हुआ था और लता मंगेशकर का पहला हिट गाना है। इस गाने ने लता मंगेशकर को स्टार बना दिया था। उस दौरान गाने फिल्म के किरदारों से जुड़ जाते थे और लोग सिंगर को जान नहीं पाते थे। इस फिल्म के रिकॉर्ड्स पर भी सिंगर में कामनी नाम लिखा है जो फिल्म में मधुबाला के किरदार का नाम है। जब आकाशवाणी रेडियो पर इसे सुनाया गया तो लोगों ने सिंगर का नाम जानने के लिए फोन किए। बाद में आकाशवाणी ने रिकॉर्डिंग हाउस को सिंगर का नाम जानने के लिए फोन किया। गोवा रेडियो ने सबसे पहले लता मंगेशकर का नाम लोगों को बताया था। इस फिल्म के डायरेक्टर कमाल अमरोही हैं। इनकी डायरेक्शन में पहली फिल्म है। इससे पहले ये लेखक थे और कुछ फिल्मों की कहानी, डायलॉग और लिरिक्स लिखे थे। इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले भी इन्होंने लिखा है। फिल्म के शुरू में कहानी शुरू करती हुई आवाज भी कमाल अमरोही की ही है, जैसे पाकीज़ा फिल्म के शुरू में भी उनकी आवाज थी। श्रीनाथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पिछले जन्म में मैंने ही ये महल बनवाया हो? ये महज एक इत्तेफाक है। तो वो मैंने क्या देखा? वो भटकती हुई रूह। दरअसल तुम पर उस माहौल का असर हो गया है। वो एक वहम था। मैं वहम नहीं, हकीकत। मैं वहम नहीं, हकीकत हूँ। वाकई ये मकान निहायत मनहूस और खतरनाक है। हरिशंकर को यकीन हो जाता है कि ये उसका पुनर्जन्म है, लेकिन श्रीनाथ उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे उसी वक्त रात में ही कानपुर वापस जाने को कहता है और इलाहाबाद स्टेशन पर ट्रेन में बैठा के आता है। ट्रेन के चलते थोड़ी देर में ही हरिशंकर को दूर वही महल दिखता है और वही गाना सुनाई देता है। ट्रेन तभी अगले स्टेशन नैनी पर रुकती है और शंकर उतर जाता है। महल पर उसे फिर वही लड़की मिलती है। तुम आ गए, मुझे मालूम था। इतने हैरान क्यों हो? मैं कोई वहम नहीं। मुझे गौर से देख लो, मुझे छूना मत। शंकर, इतना समझाने के बावजूद तुम फिर यहाँ आ गए। शंकर को वो लड़की कभी कहीं
तो कभी कहीं दिखाई देती है। वो उसकी तरफ खिंचता जाता है और जैसे ही उसे छूने वाला होता है, श्रीनाथ उसे खींच लेता है। क्या तुम इतना नहीं समझ सकते कि मौत एक खूबसूरत रूप में तुमसे आंख मिचौली खेल रही है? मगर मैं दिल से मजबूर होता जा रहा हूँ। गलत। वकील साहब, मोहब्बत के इस मुकदमे में बहस की जरूरत नहीं। आओ। कहाँ जा रहा है? वकील साहब, मेरे और उनके दरमियान आने की कोशिश न कीजिए, वरना पछताइएगा। तभी माली आता है और शंकर उससे पूछता है कि उसने उस लड़की की भटकती आत्मा के बारे में तो बताया ही नहीं था। माली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही 40 साल में उसने किसी आत्मा को देखा है। क्या तुम ये मनहूस मकान नहीं छोड़ोगे? नहीं। तो फिर मुझे ये मकान बेच देना पड़ेगा। हरगिज नहीं, तुम इसे नहीं बेच सकते। वो देखा जाएगा। श्रीनाथ शंकर को इस भटकती हुई आत्मा से दूर करने के लिए 2 तवाइफ बहनों के पास जाता है और शंकर को उनके जाल में फंसाने को कहता है, जिससे शंकर का दिमाग उस आत्मा से हट जाए। ये रात फिर न आएगी। फिल्म के म्यूजिक के रिकॉर्डिंग के दौरान एक आदमी ने कहा था कि अगर फिल्म हिट नहीं हुई तो इसका कारण म्यूजिक होगा। जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म का म्यूजिक बहुत पसंद किया गया और म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश को पूरे भारत से लेटर मिले। उस समय बीमार होने पर भी प्रकाश उस आदमी के घर गए और उसे सारे पत्र पढ़वाए। पंछी एक बार जाल से निकल चुका, अब वो और ऊंचा उड़ेगा। अब मैं कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करूंगा। मेरे लिए बहुत बेचैन हो। बहुत। इस बेचैनी का अंजाम मेरी मौत। चलो मरने के लिए। ये कौन सा रास्ता है? तुम्हें याद नहीं रहा, तुम्ही ने पिछले जन्म में मेरे लिए ये महल बनवाया था। ये चोर रास्ता महल से नदी की तरफ जाता है। कामनी शंकर को बताती है कि वो इसी रास्ते से उससे मिलने आता था। मरने के बाद उसने दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन वो अभी भी आत्मा है, इसलिए उसे ये सब याद है। मुझसे मिलने के लिए तुम्हें यहाँ से गिरकर उस गहरे पानी में डूबना पड़े, लेकिन जरा ठहरो, मैं जिंदा हो सकती हूँ। कैसे? अगर मेरी आत्मा के लिए किसी ऐसी औरत का शरीर मिल जाए जिसे तुम पसंद कर सको और उसे कत्ल कर दो। एक औरत यहाँ रोजाना तुम्हारे आसपास फिरा करती है, मालन, शायद वो तुम्हें पसंद आ जाए। शंकर सुबह मालन को मारने का इंतजार करता है, लेकिन दरवाजा खोलता है तो वो उसके पिता होते हैं। वो उनसे डर के भागता है और बोलता है कि वो नहीं जाएगा। भागते हुए वो सीढ़ियों से गिर के बेहोश हो जाता है। वो लोग शंकर को कानपुर ले जाते हैं, लेकिन उसे होश में आते ही वो वापस जाने की जिद करता है। तुम जाना चाहते हो, जा सकते हो, लेकिन मुझको रास्ते से हटाकर नो, मैंने लिख भी दिया है कि खुदकुशी मैंने की है। चलाओ गोली। मैं भी कभी खुश था। वो तस्वीर निशानी थी, मैंने उसे मिटा दिया। मेरी खुशियों का खून हो गया। पुनर्जन्म पर बनी ये पहली हिंदी फिल्म है। इसके बाद फिर पुनर्जन्म पर मधुमती और कर्ज जैसी कुछ फिल्में बनने लगी थीं। मधुमती बिमल रॉय ने डायरेक्ट की है, जो इस फिल्म महल के एडिटर हैं। बाद में कुदरत फिल्म आई थी, जो मधुमती फिल्म की नकल है, और कर्ज फिल्म की नकल पे तो कन्नड़, तमिल और हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। मुश्किल है
है बहुत मुश्किल। ये गाना जो करीब 4 मिनट का है, अमरोही ने एक सिंगल टेक में लिया था और मधुबाला ने ऐसा करके दिखाया। सबको शक होने के बावजूद अमरोही को मधुबाला के टैलेंट पर पूरा विश्वास था। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि यह फिल्म उनको पूरी तरह निखार देगी। हाथ तो बहुत खूबसूरत, गोरा, सुडौल और नाजुक। मुझे परखने दो, चमकती हुई चीज सोना है। अच्छा किया जो तुमने मुझे टोक कर याद दिला दिया कि मैं भी अब तुम्हारी तरह कैद। इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर जोसेफ वर्शिंग हैं। इंडिया के शुरुआती बड़े नामी सिनेमाटोग्राफर में उनका नाम आता है। क्या हुआ रंजना? उन्होंने मेरा घूंघट उठाते उठाते इस तरह छोड़ दिया जैसे फूले से कोई पाप करने लगे थे, मगर संभल गए। कुछ देर बाद लौट कर आए और कहने लगे, मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाऊंगा। मुझे डर है कि यहाँ हर रात कहीं न कहीं से कोई न कोई गाड़ी तो बजाकर उसका पैगाम मुझ तक पहुँचाती रहेगी कि मुझे मत भूल जाना। लिहाजा मैं कहीं दूर किसी ऐसे वीराने में चला जाना चाहता हूँ जहाँ उसका पैगाम मुझ तक न पहुँच सके और मैं इस बेचारी औरत के साथ इंसाफ कर सकूं। यही सेम सिचुएशन अमरोही की फिल्म पाकीज़ा में भी है। इस फिल्म में आधी रात 2 बजे की गाड़ी अशोक कुमार को परेशान कर देती है और पाकीज़ा में रात 3 बजे की गाड़ी मीना कुमारी को परेशान कर देती है। 2 साल हो गए, लेकिन भाभी, सुहाग रात का पड़ा हुआ घूंघट मेरे चेहरे पर अब तक पड़ा है। मैंने भी अपने दिल में ये ठान ली है कि जब तक वो खुद मेरा घूंघट नहीं उठाएंगे, मैं भी अपनी शक्ल उन्हें नहीं दिखाऊंगी। रंजना लेटर में अपनी भाभी को बताती है कि दूर किसी पहाड़ी की ऊंचाई पर बने डाक बंगले में जाने के लिए उसे बहुत परेशानी होती है। रास्ते में कबीला पड़ता है जहां एक पुजारी देवता के सामने नाचती हुई एक औरत पर 4 छुरे एक एक करके मारता है, क्योंकि उसके पति ने उस पर बेवफाई का इल्जाम लगाया है। अगर छुरा उसे लगा तो पत्नी बेवफा है। आखिरी छुरा औरत को लग जाता है, जिससे रंजना बहुत डर जाती है और अपनी भाभी को बताती है कि इस जिंदगी से तो वो मरना बेहतर समझती है। ऐसा नहीं है कि इस फिल्म का सिर्फ एक ही गाना हिट हुआ था, बाकी गाने भी काफी पसंद किए गए थे। इस जीने में 100 दुख हैं, मर जाए तो अच्छा हो, ये गाना भी एक क्लासिकल हिट है और आज तक भी फेमस है। ये है डाक बंगलो, कुछ बहुत पुराना नहीं है। क्या हम हमेशा यहीं रहेंगे? हाँ, हमेशा। यही वो खामोशी और तन्हाई है जिसकी मैं तलाश में था। इस वीराने में मैं इत्मीनान से रहूंगा और तुमसे मोहब्बत करूंगा। खामोश। उस वक्त म्यूजिक रिकॉर्ड्स पर सिंगर का नाम नहीं आता था। लता मंगेशकर को इसके लिए काफी लड़ना पड़ा था। इसके बाद फिल्म के लिए गाने वाले गायकों का नाम फिल्म के क्रेडिट, टाइटल और रिकॉर्ड्स में आने लगा था। क्या हुआ? सांप किधर गया? कल से नहीं है। पति ऐसा नहीं होता। मैं अपने बर्ताव पर तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन आपके इस बर्ताव की आखिर वजह क्या है? मैं आपकी जिंदगी से चुपचाप निकल जाऊंगी, लेकिन मुझे बताइए तो सही, एक निर्दोष और कमजोर औरत को इस बेदर्दी से धरा धरा कर माना बहुत जालिमाना होता है। पहले गाना आएगा आने वाला
टुनटुन को गाने के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उस वक्त उनका कॉन्ट्रैक्ट करदार प्रोडक्शंस के साथ था। लता मंगेशकर ने यह गाना उसी महल में गाया है जहां इस फिल्म की शूटिंग हुई है। एक औरत की जितनी जिल्लत हो सकती थी वो हो चुकी। मैं ये राज जरूर मालूम करके रहूंगी कि ये कैसी दीवार है जो उनकी मेरे दरमियान खड़ी है। वो ऐसा नहीं कर सकती। फिल्म का म्यूजिक खेमचंद प्रकाश ने दिया है, लिरिक्स नक्शाब ने लिखे हैं। फिल्म में 7 गाने हैं जो लता, राजकुमारी और जौहर बाई ने गाए हैं। मेरे दुश्मन, मैंने तुम्हें पहचान लिया। आज मैं तुमसे मालूम करूंगी ये क्या राज है और किसका पैगाम है जो तुम उन्हें पहुंचाते हो। बाबा घड़ी बंद हो गई, वो देखिए। ये तो कभी बंद नहीं हुई। तुम यूं गहरी नींद नहीं सो सकते। तुमसे घबराकर अब मैं अपने आप को उस गहरे खड्ड में गिरा रही हूं जहां से तुम मेरी लाश तक नहीं उठा सको। ये पहली नोन हिंदी डरावनी फिल्म है जिसमें एक हॉन्टेड गाना पूरी फिल्म में बार बार आता है। इस फिल्म के बाद कई डरावनी फिल्में बनने लगी थी और उन सभी डरावनी फिल्मों में ऐसे एक हॉन्टेड गाने का होना चलन बन गया था। यह फिल्म ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की 10 ग्रेट रोमांटिक हॉरर फिल्म्स की लिस्ट में है। कामिनी, मैं आ गया। कामिनी, कहाँ थे? बड़ी मजबूरी और बेबसी में गिरफ्तार था। इस बार क्या फैसला करके आए हो? इस बार मैं मरने आया हूँ या तुम्हें हासिल करने। मालन अब तक जिंदा है, तक उसी तरह खूबसूरत है। मैं अब तक तुम्हारे लिए भी कल हूँ। सुबह होगी, मालन तुम्हारे पास आएगी। मधुबाला की ये पहली फिल्म तो नहीं, लेकिन उनकी शुरुआती फिल्मों में है। उस वक्त तक उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन इस फिल्म से उन्हें स्टारडम मिला, इसलिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये उनकी पहली फिल्म है। नमस्ते भाभी। मैं बयान देना चाहती हूँ। आपका नाम? रंजना। ये मेरे पति हैं। इन्होंने एक गैर औरत की मोहब्बत में मुझे जहर दे दिया। जहर? अब्दुल, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मेरे दस्तखत। निशानी अंगूठा लीजिए। फिल्म को बनने में जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया था, इसलिए इस फिल्म की नेगेटिव रेपुटेशन बन गई थी। लेकिन बाद में भी कमाल अमरोही की हर एक फिल्म को बनने में जरूरत से ज्यादा और कुछ एक फिल्म को जरूरत से बहुत ज्यादा टाइम लगता था। चाय सरकार। रख दो। क्या तुम बहुत खूबसूरत हो? फरमाइए। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। कौन? पुलिस। आप गिरफ्तार किए जाते हैं। अशोक कुमार ने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया दिया था। उनके साथ 1 साल पहले 1948 में एक रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था। वो जीजी बॉय हाउस के पास हिल्स पर शूटिंग कर रहे थे, जो आज बांद्रा फोर्ट के पास का इलाका है। आधी रात में अशोक कुमार ने एक सरकटी लाश देखी जो एक रहस्यमयी औरत के कार में थी, जो वहां से जल्दी ही गायब हो गई थी। अशोक कुमार के नौकरों ने कहा कि उनको कोई सपना आया होगा। अशोक कुमार ने पास के पुलिस स्टेशन में इस बात की कंप्लेंट की, तो वहां के इंस्पेक्टर ने बताया कि 14 साल पहले उसी जगह बिल्कुल ऐसा ही हुआ था।
एक औरत ने खून किया था और रोड एक्सीडेंट में मर गई थी। तुमने कत्ल किया? नहीं। यकीनन तुम अपनी बीवी से नफरत करते थे। तुमने अपनी बीवी की सूरत जिंदगी में एक बार भी नहीं देखी। उस औरत की तस्वीर कौन सी है जिसने अपनी जिंदगी का एक जमाना तुम्हारे साथ गुजारा? यही है तुम्हारी बीवी? इनमें से कोई भी तुम्हारी बीवी नहीं थी। यह है वो औरत जिसकी धुन में इस बेदर्द मुल्जिम ने अपनी मासूम और मजलूम बीवी को जहर देकर मार डाला। क्या ये बात मानी जा सकती है कि एक जाहिल माली की यह गंवार लड़की क्या एक सुशील और खूबसूरत औरत के कत्ल की वजह बन सकती है? ये बदसूरत अमरोही ने अशोक कुमार की सुनाई हुई घटना पर कहानी लिखना शुरू किया। उन्होंने कहानी थोड़ी चेंज की और आगे लिखी और नाम दिया महल। उनकी पूरी हुई कहानी एक इंग्लिश राइटर रूपर्ट क्राफ्ट कुक की लिखी हुई एक छोटी कहानी से मिलती है। इस स्टोरी पर 1945 में एक अमेरिकन फिल्म भी बनी थी, द फैटल विटनेस। मेरा असली नाम आशा है। मैं कृष्णा माली की लड़की हूँ। मैं इस मुकदमे में जो बयान देने वाली हूँ उसका एक एक लफ्ज तवज्जो के लायक है। महल के मुताल्लिक मोहब्बत की जो कहानी मशहूर है वो मैंने भी अक्सर अपने बाप की ज़बानी सुनी थी। जब मैं जवान हुई तो मेरे दिल में भी सरमान ने अंगड़ाई ली कि काश मुझे भी इसी तरह चाहा जाए। इस तमन्ना को तस्कीन देने का एक नया तरीका निकाला। मैं आधी रात को चुपके से उठकर महल में जाती, उस औरत का रूप भरती और जिस शख्स ने ये महल बनवाया था उसकी तस्वीर से मोहब्बत का स्वांग रचाती। फिल्म प्रोड्यूसर सावक वाचा ने इस स्टोरी पर फिल्म बनाने से मना कर दिया था क्योंकि उनके अनुसार सस्पेंस फिल्म को लोग बार बार देखने नहीं आते। अशोक कुमार ने जोर दिया कि फिल्म इंटरेस्टिंग बन सकती है अगर अच्छी डायरेक्ट की जाए, इसलिए राइटर अमरोही को ही डायरेक्शन का भार सौंपा गया, जबकि उन्होंने उस वक्त तक कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी। फिल्म भी अगर कोई लॉस हुआ तो उसे आधा सहन करने के लिए अशोक कुमार फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए भी राजी हुए। आखिर एक रात मैंने इन्हें देखा तो हैरान रह गई। ये वही थे, ये अपनी तस्वीर से सख्त परेशान थे। ये खुद ही मुझे अपनी कामनी की रूह समझ रहे। इनके इस वहम से फायदा उठाने का मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया और इन्हें यकीन दिलाने के लिए कि वाकई मैं कामनी की बेकरार आत्मा हूँ, मैंने महल के चोर रास्तों से खूब काम लिया। और जब मुझे ये यकीन हो गया कि अगर अब इन पर यह बात जाहिर भी हो जाए कि मैं एक माली की लड़की हूँ, फिर भी ये मुझसे नफरत नहीं करेंगे, तो मैंने अपने आप को इन पर जाहिर कर देने का फैसला कर लिया। मेरा मतलब था जब वो मालन को पसंद करने के लिए मेरा ही घूंघट उठाएंगे तो मुझे पहचान जाएंगे। हालांकि मैं ये जानती थी इसमें मेरी जान जाने का भी खतरा है, मगर अफसोस ना मैं कत्ल हो सकी ना मैं इन्हें पा सकी। अशोक कुमार ने अमरोही को ही कामनी के रोल के लिए सुटेबल एक्ट्रेस को चुनने को कहा, लेकिन ऐसा करना मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि कोई भी एस्टैब्लिश एक्ट्रेस ये रोल करने को राजी नहीं थी और जो होती भी थी वो बहुत ज़्यादा कीमत मांगती थी। फिर सुरैया को चुना गया और प्रोड्यूसर वाचा के द्वारा ऑलमोस्ट फाइनल किया जा चुका था। उन्हें लगता था कि अशोक कुमार और सुरैया दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी, लेकिन सुरैया की दादी फिल्म की अनकन्वेंशनल स्टोरी से खुश नहीं थी। उसी बीच मधुबाला कामनी के रोल के लिए राजी हुई। वो उस वक्त उभरती हुई एक्ट्रेस तो थी, लेकिन बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी। प्रोड्यूसर वाचा ने मधुबाला को उनकी 15 साल की कम उम्र और अनुभव की कमी के कारण एकदम रिजेक्ट कर दिया था। किसी से बेपनाह मोहब्बत करना और उसे न भूल सकना दुनिया की किस कानून की रूह से जुर्म है? अब मेरे इन अदल अल्फाज को भी याद रखना, मुल्जिम बेकसूर है, लेकिन अदालत और जूरी की राय में मुल्जिम कसूरवार है, लिहाजा मुल्जिम के लिए सजाए मौत का हुक्म तजवीज किया जाता है। अमरोही कामनी के रोल के लिए एक नई एक्ट्रेस को ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने मधुबाला के ऑडिशन के लिए कहा,
लेकिन स्क्रीन टेस्ट में मधुबाला बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अमरोही ने दोबारा ऑडिशन खुद अरेंज किया और फोटोग्राफी के दौरान खुद लाइटिंग की। इस बार मधुबाला ब्लैक एंड व्हाइट शूट के बावजूद भी बहुत ही शानदार लगी। इससे सभी मान गए और उन्हें चुन लिया गया। कल मैं इस जिंदगी से जा रहा हूँ, मगर तुम निराश न होना, मैं फिर जन्म लूंगा। लेकिन तुम कहीं मेरे लिए न मर जाना, क्योंकि अगर तुम मेरे लिए मर जाओगी तो शायद मौत की उस उजाड़ दुनिया में तुम मुझसे मिला दी जाओगी। मैं वहाँ तुम्हें पाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें यहाँ पाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आज तुमसे ये कुर्बानी चाहता हूँ कि तुम अपने इस जन्म में मुझसे छिन जाओ, ताकि मेरे कारण तुम्हें फिर जन्म लेना पड़े। श्रीनाथ, मेरे मरने से पहले मेरी कामिनी को मुझसे छीन लो, इनसे शादी कर लो। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अशोक कुमार मधुबाला से दुगने से ज्यादा उम्र के थे। मधुबाला 15 और अशोक कुमार 37 साल के थे। अशोक कुमार ने एक बार बताया था कि मधुबाला 15 साल की थी और इतनी नहीं थी कि वो ऑलमोस्ट हर एक शॉट को देने में कई रीटेक लेती थी। लेकिन महल फिल्म अलग थी और उन्हें विश्वास था कि मधुबाला को लेकर वो सब गलत नहीं होंगे। एक पेरेंट की थी यहाँ खोली गई है। एक औरत ने लिखा है कि वो खुदकुशी कर रही है और अपने कत्ल के इल्जाम में अपने शौहर को हटाना चाहती है। पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान यूनिट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, इसलिए अमरोही को अपने घर से एंटीक और कॉस्ट्यूम्स लाने पड़े थे, क्योंकि प्रॉप्स खरीदने का बजट ज्यादा नहीं था। मैं आज मौत के पार जा रही हूँ और उन पर ये इल्जाम लगाते जा रही हूँ कि उन्होंने मुझे जहर देकर मार डाला, ताकि वो मेरे कत्ल के जुर्म में मौत की सजा पाकर मेरे पास पहुँच जाए। ये है वो खत जो साबित करता है कि मरने वाली ने खुदकुशी की थी। इस फिल्म को बनाने वाली बॉम्बे टॉकीज कंपनी उस वक्त घाटे में चल रही थी। उस वक्त इस कंपनी की कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन ये फिल्म हिट हुई और कंपनी की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। लेकिन इसके बावजूद भी ये कंपनी 5 साल बाद 1954 में बंद हो गई थी। ऑनरेबल सर H.N. शर्मा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद। चीफ जस्टिस का हुक्मनामा है। फिल्म 19 अक्टूबर 1949 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट 9 लाख था और कमाई 1 करोड़ 45 लाख की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट गई थी और उस साल की फिल्मों में बरसात और अंदाज के बाद तीसरे नंबर पर थी। शंकर, मैं बहुत भागा, लेकिन अच्छा हुआ कि तकदीर जो बड़ी से बड़ी ठोकर मुझे लगा सकती थी, लगा चुकी। निराश मत हो, इतना जब्त मत करो। इंसान इतना जब्त नहीं कर सकता। शंकर, तुमने जाने में बहुत जल्दी की और मैंने कुर्बानी देने में बहुत देर की, लेकिन तुम फिर लौट कर आओगे। फिल्म के एंड में शंकर और कामनी को उनके अगले जन्म में मिलता हुआ दिखाया गया था, लेकिन वो सीन फिल्म की रिलीज से 1 दिन पहले अशोक कुमार के कहने पर निकाल दिया गया था। इसलिए सैड म्यूजिक से अचानक दी एंड वाली क्लिप में हैप्पी म्यूजिक हो जाता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट और लाइक तो करते ही हैं, लेकिन वीडियो शेयर भी जरूर करें और ये चैनल सब्सक्राइब करें। आगे मैं और एक्साइटिंग वीडियोस लाने वाला हूं, तो देखते रहिए ये चैनल फिल्मी हॉरर। हमारा चैनल फिल्मी हॉरर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें।